और इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, चीन में एससीओ का शिखर सम्मेलन चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है यहां पर शी जिनपिंग से। लेकिन अब सबकी नजरें हैं प्रधानमंत्री कल जिनसे मुलाकात करने जा रहे हैं वो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ। आज शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है, कल मुलाकात होगी व्लादिमीर पुतिन से और ये मुलाकात महामुलाकात है क्योंकि दोनों देशों के बीच जो बातचीत होगी उस पर सबकी नजर है। खासतौर पर तो यहां पर ट्रंप साहब की रहेगी, यानी कि अमेरिका की रहेगी। और कल ही एससीओ की बैठक के दौरान तीनों नेता एक साथ भी नजर आएंगे एक ही मंच पर। जैसा हम कह रहे हैं कि अब तो वर्ल्ड हेडलाइन है कि दुनिया के 4 सबसे ताकतवर देशों में से 3 देशों के जो नेता हैं वो इस वक्त चीन में है और कल तीनों एक साथ नजर आएंगे। क्या संदेश होगा? संदेश होगा कि ट्रंप साहब आपने टैरिफ का बम फोड़ दिया है लेकिन हम उस बम को डिफ्यूज करना भी जानते हैं। और डिफ्यूज कैसे करेंगे अरुण सर, ये डिफ्यूज कैसे करेंगे, इसी का रास्ता क्या एससीओ से निकल सकता है? देखिए, मुझे लगता है मसला इतना आसान नहीं है, बहुत उलझा हुआ मसला है। और ये पूरी लड़ाई जो है ना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ऑयल पॉलिटिक्स है वर्ल्ड वाइड उससे जुड़ता हुआ मामला है। आप देखिए, कल ये खबर आई कि जो रूस क्रूड दे रहा है भारत को वो रिफाइन होके जेलेंस्की के कंट्री में जा रहा है, यूक्रेन में। तो यूक्रेन में जा रहा है और यूक्रेन को पैसा कौन दे रहा है? यूएस और नाटो। उन्हीं के पैसे से वो तेल खरीद के, यूएस भी दे रहा है, वही मैं कह रहा हूं। और वो तेल खरीद रहा है। तेल परोक्ष रूप से वो किसका खरीद रहा है? रूस का खरीद रहा है। और वर्ल्ड में जो एनर्जी मार्केट है उसमें रूस की बड़ी हिस्सेदारी है। तो मुझे लगता है कि ये इतना चक्रव्यूह की तरह से फंसा हुआ है कि ट्रंप की अगर मैं तुलना करूं तो वो अभिमन्यु की तरह अभी नजर आते हैं, बाद में वो हो जाए, उनको भेदने आ जाए चक्रव्यूह, लेकिन इस बार वो थोड़ा फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि नाटो की जो कंट्रीज हैं वो भी एनर्जी मार्केट के लिए बहुत हद तक रूस पर निर्भर है, चाहे वो गैस हो चाहे वो तेल हो। तो इतना, और एक तरफ यूएस है जो वो ईरान के तेल को फ्री मार्केट में आने नहीं देता, बाकी जगह पर वो फ्री मार्केट में तेल, वेनेजुएला के तेल को आने नहीं दे रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर विश्व में जो एक फ्री ऑयल मार्केट की जो लड़ाई है, तो सर हिस्सेदारी बता दें, आप जो बता रहे हैं हिस्सेदारी देखिए, यूरोपियन यूनियन की कितनी हिस्सेदारी है? 37% की है, सिर्फ 15% टैरिफ लगाया है। चीन की 30% हिस्सेदारी है और इस पे 30% टैक्स लगाया है। तुर्की 27% लेता है, 15% उस पर टैक्स लगाया। भारत को देखिए, तेल की अगर हम दिखाएंगे, तेल का भी हमारे पास ग्राफिक्स है इस पे कि कितना तेल भारत खरीदता है, तो सबसे ज्यादा तो यहां पर 47% खरीदता है यहां पर चीन। अब देखिए यहां पर जो इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल को लेकर उस पे भी आ गया है, कितना प्रोडक्ट क्या ले रहा है। तुर्की 26%, 15% लगाया है, चीन 13%, 30% टैक्स लगाया, ब्राजील 12%, 50% टैक्स लगाया, भारत पे भी 50% टैक्स लगा के रखा हुआ है, टैरिफ लगा के रखा हुआ है। दिक्कत यह है कि आप पर टैरिफ तो 25% ही लगाया है, लेकिन 25% तो जुर्माना लगा, हाँ। क्योंकि चौधरी साहब को लगता है कि उनकी बात नहीं मानी जा रही है। चौधरी मतलब ट्रंप की बात कर रहा हूँ, आप ही लोग ने नाम दिया अभी कि चौधरी चौधरी साहब का, मतलब कोई और चौधरी ना समझे। हाँ, कोई और ना समझे, हमारे देश के चौधरी की तो बात ही नहीं हो रही सर। तो मैं ये कह रहा हूं, अब जैसे जो खबरें आ रही हैं छन छन के, एक खबर ये भी आई कि 4 बार उन्होंने मोदी से बातचीत करने का प्रयास किया, प्रधानमंत्री मोदी से। मोदी जी को शायद समय नहीं था या जो क्या कहते हैं उसको, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के हिसाब से, डिप्लोमेसी के हिसाब से उन्होंने अवॉइड किया ट्रंप को। और जब बात हुई भी तो उन्होंने नोबेल के लिए उनके नाम की संस्तुति करने से साफ मना कर दिया। अगर इसमें सच्चाई है तो ट्रंप जैसे इगोइस्ट व्यक्ति को तो ये बुरा लगेगा ही। एक तरफ ऑयल मार्केट का पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ नोबेल पुरस्कार लेने की चाहत। अब पाकिस्तान क्या है, बेचारा गिरा पड़ा, जैसे कहोगे वैसे लिख के दे देगा। अब तो वो तो ये भी कर सकता है कि ब्लैंक पेपर दे दे, दस्तखत करके आसिफ मुनीर या राष्ट्रपति जिसका कहो कि ट्रंप साहब इस पे जो लिखना है लिख के नोबेल कमेटी को नॉर्वे भेज दो, तो हमारी सहमति है। हमारे मतलब ब्लैंक चेक दे सकता है, वो तो दे ही दिया ना उनके पुत्र को। अगर आप देखें जो वो क्या नोबेल पुरस्कार के लिए ये नहीं कर रहे हैं ना, उनका बिजनेस भी तो चल रहा है। मैंने इसलिए दोनों बात कही आपको कि जो क्रिप्टो करेंसी में उनके पुत्र को पाकिस्तान में जिस प्रकार से वरीयता और प्राथमिकता मिली वो भी है, ऑयल मार्केट की पॉलिटिक्स है और व्यक्ति की एक ख्वाहिश होती है। देखिए, अगर अमेरिकन पॉलिटिक्स को देखेंगे तो ट्रंप साहब की जो ख्वाहिश है वो वहां बराक ओबामा बनने की है। उनको लगता है, उनके लिए उनका मानदंड बराक ओबामा है। तो बराक को जब ये मिल सकता है तो उनको क्यों नहीं मिल सकता? ये उनके साथ, बराक ने आतंकवादी पर हमला कर दिया, ये अब तक वैसा कुछ कर नहीं पाए कि किसी देश में घुसकर लादेन को मार दिया। लादेन को मारने जैसा कोई साहसी कदम नहीं किया। बुश ने भी किया था, बुश ने भी ईरान ओबामा को जब मिला था तो तब भी हैरानी हुई थी कि
बराक ओबामा को कैसे नोबेल प्राइज मिल सकता है जिन्होंने कोई शांति तो स्थापित की नहीं, हमला ही किया था कई देशों पे उस दौरान, और जिस तरह से उनके हमले हुए थे उनके दौरान भी आप कैसे नोबेल प्राइज दे सकते हैं? खैर उसका तो एक अलग क्राइटेरिया, वो एक अलग क्राइटेरिया है। जब आप किसी को अपना आदर्श मान लेते हैं तो आप उसी की तरफ बनने अपने इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते, इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते आप दुनिया के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को गिरा रहे हैं, हिला रहे हैं, लेकिन अब दुनिया भी तो हिलाएगी ना, दुनिया भी थोड़ी ना आपको छोड़ देगी। अब जिस तरह से ऑयल और जो डॉलर, ये कूटनीति की हम अक्सर बात करते हैं, डॉलर इकोनॉमी की हम बात करते हैं। विजय सर, अब भारत के लिए है कि डॉलर इकोनॉमी को तो आप साइड करने के लिए लगातार यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब दूसरे देशों के साथ जो करेंसी, उनकी करेंसी के साथ हम व्यापार भी कर रहे हैं, लेकिन अब जो हमें नुकसान होने जा रहा है, नुकसान किसका होगा? झींगा मछली, ज्वेलरी, कपड़े हैं। अब इसको बेचने के लिए हमें तो मार्केट तो चाहिए। क्या चीन, क्योंकि इनके साथ हमारी ट्रेड की बात हो रही है, और साथ ही साथ रशिया, ये इस जो बर्डन है, इस बर्डन को ले सकते हैं जिससे कि भारत के जो व्यापारी उनको नुकसान ना हो, भारत को नुकसान ना हो? क्या वो गुंजाइश है? मुझे ऐसा नहीं लगता। एक तो क्या कि हम लोग बहुत, ये जो मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री जी की और शी जिनपिंग की या व्लादिमीर पुतिन की, हम बहुत ब्लैक एंड वाइट में बात करते हैं। मुझे लगता है डिप्लोमेसी में ब्लैक एंड वाइट बात होती नहीं, तो ग्रे एरिया तो रहता है। ग्रे एरिया रहता है। और आनंद जी ने वो जो 50 शेड्स ऑफ ग्रे पढ़ा है तो पता है कि देखा भी होगा 50 शेड्स ऑफ ग्रे का जो है ना वो डिप्लोमेसी है। पर तो जेम्स कौन है सर, ये भी बताना चाहिए आपको। तो अब उसका मतलब ये होता है कि इसको बिल्कुल 2+2 4 हो जाएगा, 2+2 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं होता। 2+2 3 भी होता है तो भी आगे बढ़ते हैं। 2+2 अगर 2 भी रहता है कई बार तब भी कोई नुकसान का सौदा नहीं होता। इसलिए बहुत सारी चीज़ें ये स्लो हो रहा है। और अभी मैं कह रहा हूँ ना कि चाइना के साथ आपको रिश्तों पर सब लोगों ने कहा कि भरोसा उस तरह से नहीं कर सकते, बर्फ पिघलने में बहुत टाइम लगेगा वहां पर। चाइना वैसे भी पहाड़ पे तो बर्फ थोड़ा देर से पिघलती है। नहीं, ये बॉडी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मुलाकात में शी जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज जो है वो अलग है, एक फॉर्मल हैंडशेक है ये। बिल्कुल। तो जो इसको हाथ मिलने से दिल सर, अगर आप 2014 के मुझे बाद वो देखेंगे साबरमती के ऐसे ही नजर आता है, झूले की बात कर रहे हैं, रिवर फ्रंट वाला मुझे साबरमती के तट पर, और वो मल्लापुरम वाला भी शॉट याद है। तो वो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं फिर भी बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा डिप्लोमेसी इतना उससे नहीं चलती, और सब अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं। और बड़े लोग हैं सबके सब, भारत भी बहुत बड़ा देश है, तो कोई किसी को चॉकलेट देने से थोड़ी मानने वाले लोग हैं। ये चॉकलेट वाली पॉलिटिक्स नहीं है, लगातार कुछ कुछ चल रहा है। और चाइना ऐसे कर लेगा कि भैया आप वहां पर नहीं कर रहे थे तो हमारे यहाँ दे दो, वो ऐसा नहीं है। वो तो वैसे ही हम तो उनके साथ $100 बिलियन डेफिसिट में, ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं, तो उनसे क्या फर्क पड़ेगा हमारे को। लेकिन जिस तरह से सर, जिस तरह से भारत ने 2020 के बाद जब गलवान हुआ था उस दौरान, समीर सर, गलवान के दौरान आपको याद होगा कि जो झड़प हुई उसके बाद भारत ने क्या किया, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए, उनके बहुत सारे ऐप्स को बैन कर दिया गया। उसके तरह से जैसे उनकी हुआई है, उनकी जो कंपनी है, उनको 5G से हटा दिया गया है। अब ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिसको लेकर चीन तो बहुत खुश नहीं था। अब क्या भारत ने टेबल के ऊपर कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जिसके जरिए एक बार्गेनिंग हो सकती है? क्योंकि जैसे कि विजय सर ने कहा कि ग्रे एरिया होता है, अब ग्रे एरिया में तो बार्गेनिंग होगी, आप हमारे लिए कुछ करेंगे तभी हम आपके लिए कुछ करेंगे, नहीं तो हमारे लिए और रास्ते खुले हैं। देखिए, जब भी शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डिनर पे बैठेंगे या चर्चा करेंगे तो कोशिश यही होती है कि भाई केक का बड़ा हिस्सा हमें मिले, बड़ा हिस्सा हम अपने देश के लिए लेकर जाएं, जिसमें हमारे देश के लिए हम इन्वेस्टमेंट भी देखें, कई चीज़ें हमारे देश में रहे। विन विन सिचुएशन की कोशिश कम रहती, ज़्यादा कोशिश ये होती है कि ज़्यादा हिस्सा हम ले, सामने वाले को कम मिले। अब ये देखना हो कि प्रधानमंत्री मोदी क्या किस चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इसके पहले जिस तरीके से विदेश मंत्री का दौरा हुआ, जिस तरह के अजीत डोभाल का दौरा हुआ, जिस तरीके से राजनाथ सिंह वहाँ पर होकर आए, जिस तरीके से लगातार वहाँ द्विपक्षीय बैठकें होती रही है, तो मुझे लग रहा है कि फ्रेम ऑफ वर्क तैयार हो गया होगा कि किन किन बातों पर प्रधानमंत्री मोदी जब जाएंगे तो चर्चा होगी और किन बातों पर सहमति बन गई होगी। प्रधानमंत्री मोदी का अभी सबसे बड़ा जो एजेंडा होगा, देखिए सीमा विवाद बहुत जल्दी निपटने वाला है नहीं, उस पर जरूर कमेटी बैठेगी, चर्चा होगी, वो आने वाले समय में तय होगा। प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश होगी कि भाई बिजनेस के रूप में जो आर्थिक मामला है उस पर लेकर जो मामला फंसा हुआ है कि अब अमेरिका का इतना बड़ा टैरिफ का जो इशू आ गया है, चीन के साथ कोई एक रास्ता निकाला जाए और व्यवसायिक हित जो है, देखिए चीन एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है चीन के लिए भी, और भारत भी अपने आप में बड़ी चीनी कंपनियां भारत की तरफ रुख कर रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। भारत ने सबको इन्वाइट किया हुआ, बड़ी कंपनियां, एप्पल अब भारत के अंदर इतनी स्ट्रांगली आईफोन बना रहा है, तब तमाम दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत के रुख कर रही है। तो चीन को इस बात की भी चिंता होगी कि चीन से निकलकर बड़ी कंपनियां भारत में जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से सुविधाएं दे रहे हैं उस तरीके से जो भारत की तरफ रुख कर रहे हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि भाई भारत की तरफ कंपनियां ना जाए। मुझे लगता है कि इस बैठक के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की पूरी कोशिश होगी कि आर्थिक हित जो है भारत के वो सामान्य हो,
भले ही चीन का सामान भारत में आए, लेकिन अभी जो भारत चीन में से सामान ज्यादा मंगाता है और चीन को सामान कम भेजता है, जो नुकसान भारत को ज्यादा हो रहा है उसे कैसे कम किया जा सकता है। और जब 50% के टैरिफ के बाद अमेरिका में जो सामान नहीं जा रहा है, चाहे वो फिर फर्नीचर हो, चाहे फिर वो दूसरा सामान हो, कॉस्मेटिक्स हो या दूसरे डायमंड सेक्टर हो, तो मुझे लग रहा है कि भारत की कोशिश होगी कि इस मार्केट को कैसे चीन के अंदर दिया जाए, चीन का मार्केट खोला जाए और भारत के जो व्यवसाय व्यापारियों को जो नुकसान हो रहा है फिलहाल, वो नया मार्केट कैसे चीन में हम दे सकते हैं, इसकी बातचीत होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी की तत्काल कोशिश ये होगी कि जो ले दे के आप देखा जाए, मतलब देखिए कि भारत के साथ जो आदान प्रदान होता है, हम सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में उनके ऊपर आश्रित हैं, उनसे हम चीजें खरीदते हैं, उनके यहाँ से पार्ट्स आते हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो आपके ईवी गाड़ियों के लिए जो मैग्नेट आता है वो सबसे रेयर अर्थ जो आपके मटेरियल्स हैं, मेडिकल का जो पाउडर तो लगता है, अब हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, हम इंपोर्ट क्या करते हैं? ऊपर अब सर बात है कि इंपोर्ट हम क्या करते हैं? सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल्स, और फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी जो आपके फार्मा के लिए भी जो आपका जो प्रोडक्ट आता है, बाय प्रोडक्ट या उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो भी हम चीन से मंगाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमको तो जगह ढूंढनी पड़ेगी जिससे कि जो ट्रेड डेफिसिट है कम हो जाए, नहीं तो एक बार फिर से चाइना हम पे हावी होगा। बहरहाल लेकिन इन सब चीजों को लेकर देखा जाए, लेकिन अंदरूनी तौर पर अगर देखें विनोद सर, कि अब कहीं ना कहीं तो जो विपक्ष है इसको लेकर भी तो पॉलिटिक्स करेगा ही अब, क्योंकि हम धीरे धीरे अब भारतीय पॉलिटिक्स के ऊपर तो जाएंगे। अब चीन के साथ जब दोस्ताना होगा तो लोग तो बोलेंगे, अभी थोड़े दिन पहले आप गाली दे रहे थे, अब इनके साथ गलबैया कर रहे हैं आप। नहीं, विपक्ष तो उठाता ही है, पर मुद्दे तो उसको तो और ज्यादा उठाएगा। अब क्या वो लाल आंख वाली बात तो रह जाएगी ना फिर? देखिए, अब तो हाथ मिल रहे होंगे। देखिए ऐसा है ना, मिल भी चुके हैं। देखिए राजनीतिक भाषण और डिप्लोमेसी अलग अलग चीजें हैं। मंचीय कवि को अगर आप विदेश मंत्री बना देंगे तो विदेश नीति नहीं चल सकती। तो इसलिए आनंद जी क्षमा करेंगे मुझे, क्योंकि इनका कविताओं से मैं कवि तो होने सर कवि नहीं है, बिल्कुल बोलिए, आप जिस पर बोल रहे हैं वो समझ रहे होंगे। मंचीय कवि बोला है आपने। हाँ, आप अपने मित्र को टारगेट जो वीर रस के तमाम कवि है ना, तो वो उस तरह से डिप्लोमेसी नहीं चलती ना। डिप्लोमेसी बहुत डेलिकेट चीज है। और देखिए, जब लाल आंख दिखाने का समय था या गलवान हुआ या डुकलाम हुआ, तो उस वक्त तो हम जो हमें करना चाहिए था हमने किया। अब परिस्थिति बदली है, तो बदली परिस्थिति में दूसरी नीति होती है। महत्वपूर्ण ये है, जो एक मुद्दा जो है जिस पर शायद अभी हम लोगों ने चर्चा नहीं की, वो ये है कि चीन, जो मुझे कल हमारे बिजनेस लीडर बता रहे थे, कि चीन की कोशिश है कि भारत के साथ जो ट्रेड हो ये युआन में हो, उनकी करेंसी में हो। वो भारत उनसे जो सामान खरीदे उसका युआन में भुगतान करे, और वो जो भारत से खरीदे वो युआन में भुगतान करें, डॉलर को बीच से हटा दें। ये एक चीन की कोशिश है। क्या भारत इसके लिए तैयार होगा? जैसे भारत का रूस के साथ अभी रुपए पे ट्रेड हुआ था, या भारत ये भी रख सकता है कि ठीक है, हम आप हमसे युआन में खरीदिए और हम आपको रुपए में देंगे पेमेंट। क्या इस तरह की चीज़ें हो सकती है? तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि अगर करेंसी एक्सचेंज हो जाता है दोनों देशों के बीच में, तो आर्थिक संबंधों में एक नई दिशा होगी, और ये फिर अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी। आपको लगता है कि कोई कॉमन करेंसी के बारे में सोच कॉमन करेंसी ब्रिक्स में बात हो ही रही है। मैं तो अभी इन दोनों देशों की बात कर रहा हूं। करेंसी तो ज्यादा मुश्किल, कॉमन करेंसी ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि ब्रिक्स में बात हुई थी, उसके बाद उसको लेकर तो ब्रिक्स के ब्राजील के राष्ट्रपति ने उसको कह दिया कि ऐसा संभव नहीं है। ये इन दोनों देशों के बीच की बात है कि चीन की कोशिश है, जैसा कि बताया, और अगर भारत उसको मानता है तो भारत उसके बदले में भारत क्या लेता है, क्योंकि लेन देन का मसला है ना। अगर हम युआन में उनके साथ डील करते हैं तो आप हमें 1000 रुपये में डील करिए या कुछ और मिले। ये यहाँ पर क्या बात होती है, ये नतीजे जो परिणाम आएगा तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। और दूसरी बात ये जिसकी तरफ इशारा किया, जो हमारे MSMEs हैं जो अमेरिका को सामान देते हैं। देखिए अमेरिका में क्या है, सबसे ज़्यादा हमारा जो है, जो बहुत ही हाई एंड किस्म की चीज़ें थी ना, जो डायमंड है, ज्वेलरी है, इनकी बहुत बड़ी मार्केट थी, क्योंकि वहाँ परचेजिंग पावर है लोगों के पास। अब घाना में परचेजिंग पावर नहीं होगी ना, वो जो अमेरिका में है, वो एक संकट तो है। तो वो चीज़ें जो है, क्या हम चीन को बेच सकते हैं? चीन हमसे ले सकता है। और दूसरा जो हमारी MSMEs है, जो चीन अगर डंप करेगा मार्केट में अपना सस्ता सामान, तो हमारी MSMEs कैसे उसका मुकाबला कर पाएंगी? ये चुनौतियां हैं इन रिश्तों में आर्थिक रूप से। सीमा विवाद छोड़ दीजिए, चलिए चुनौतियां तो सर है, लेकिन एक बहुत सीमा विवाद तो दीवानी का मुकदमा है चलता रहेगा। हाँ, लेकिन जो चुनौती, एक और बहुत बड़ी चुनौती है, चुनौती ये है कि विजय सर और आनंद सर, ये चुनौती सबसे बड़ी ये है कि जो उनका सबसे खासम खास है, यानी पाकिस्तान, वो हमारा बहुत ही जानी दुश्मन है। अब ये इस पूरे मामले में देखा जाए तो बड़ा ही एक ट्विस्ट नजर आ रहा है ना, कि कौन किसके साथ है समझ में नहीं आ रहा। आजकल के टाइम पे जो रिलेशनशिप चलती है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। एक तरफ मुनीर जाके ट्रंप से मुलाकात करते हैं, लंच करते हैं, दूसरी तरफ चीन भारत के साथ यहाँ पर दोस्ती दिखा रहा है। तो ये जो पूरा कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान की पोजिशन क्या यहाँ पर आपको लग रही है कि कहीं डगमगा गई है चीन के साथ, या फिर चीन यहाँ पर किस तरह के रास्ते को अपना सकता है? नंद सर,
देखिए, मुझे लगता है कि अब जो डिप्लोमेसी है, मैं फिर से उसी बात पर आऊंगा, कौन कितना बड़ा बाजार है, कौन कितना बड़ा ग्राहक है, कौन कितना बड़ा खरीदार है, इस पर निर्भर करता है। जो आप लोग अभी बात कर रहे थे कि डिप्लोमेसी में ग्रे एरिया है, मैं उसको थोड़ा दूसरे शब्दों में विजय जी से क्षमा सहित कहता हूं कि बहुत नुआंस्ड होता है। वो इतना सटल तरीके से आजकल चलता है और सब में अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं से जुड़ी होती है। बेसिक बात है। अब सीमा विवाद, सही कहा विनोद जी ने कि वो तो एक दीवानी मुकदमा है, वो चलता रहेगा, पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता रहेगा। लेकिन चीन के साथ जब भी हमारे बेहतर संबंध हुए, तभी हुए जब हमने सीमा विवाद को साइड में रखा और थोड़े बेहतर आगे बढ़े। चाहे वो राजीव गांधी के समय में हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी के शुरुआती वर्षों में अगर हमने ऐसा देखा, तो मुझे लगता है कि ये अर्थव्यवस्था में कौन, अगर पाकिस्तान को साइड लाइन होने में 2 मिनट लगेगा। नहीं सर, 2 मिनट कहां? मैं बता रहा हूं आपको। आप देखिए, अमेरिका को जैसे ही लगा कि भारत से उसके कुछ हो रहे, तो भारत को दबाने के लिए उसने मुनीर को खाना खिलाना शुरू कर दिया। वो कोई उसके साथ प्रेम थोड़ी जगह है, वो प्रेम नहीं है। चीन तो नहीं छोड़ेगा ना। भारत नहीं, चीन भी छोड़ सकता। उसको अगर लगे कि भारत हमारे विमान खरीदने लगे, राफेल को छोड़ के ये खरीदने लगे, तो चीन भी देखिए यहां आ जाएगा। सवाल यही है कि हम किस लेवल तक आगे बढ़ सकते हैं अपने रिश्तों में, कितना उनको ल्योर कर सकते हैं कि आप हमारे साथ आइए। दूसरी बात अभी हो रही थी, विनोद जी ने एक बात कही, मुझे लगता है युआन और रुपी में ट्रेड का, जो लोकल करेंसी में ट्रेड का, ये बहुत डिफिकल्ट है। मतलब उतना ही डिफिकल्ट है जितना असंभव जिसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि डी डॉलराइजेशन की जिस नेता ने बात की है, वर्ल्ड इसका गवाह है, अभी तक वो बर्बाद हुआ है। आप देखो, चाहे कर्नल गद्दाफी हो, चाहे सद्दाम हुसैन हो, इन लोगों का बेसिक ही यही था कि हम डी डॉलराइजेशन करें। सर, इसमें बस एक चीज मैं जोड़ देता हूं, ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है। अब उस रास्ते पर जाने का अर्थ क्या है? बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में, बदले हुए वैश्विक परिदृश्य में क्या मतलब हो सकता है, वो बहुत मुश्किल है। भारत और रूस इसलिए कर पा रहे हैं अभी कि अमेरिका का रूस पर प्रतिबंध है, और अगर रिश्ते खराब हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी एक वजह यह भी है कि आप रूस से तेल रुपए में खरीद रहे हो। लेकिन अनंत सर, उसमें युआन के जो जिक्र कर रहे हैं, युआन को लेकर सर हमेशा एक बातचीत हुई है कि वो अपनी जो वैल्यूएशन करता है उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। एक मेजर इशू है, उसके वैल्यूएशन पे आप विश्वास नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन मैं जरा पाकिस्तान पे फिर से लौटता हूं विजय सर। ये पाकिस्तान का जो मुद्दा है, क्योंकि ये देखिए, इसको लेकर तो राजनीति होगी, लेकिन ये पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान क्या इस पोजीशन को समझ पा रहा है? क्योंकि पहलगाम के बाद भी पहला मौका है जब यहां पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री सब एक ही मंच पर नजर आएंगे, भले बातचीत हो या ना हो। क्या समझना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान की क्या स्थिति रहने जा रही है? पाकिस्तान को कुछ समझना नहीं है। पाकिस्तान की भूमिका कहाँ है इसमें, मुझे नहीं समझ आई। पाकिस्तान दोनों का, अमेरिका का और चाइना का ब्लू आइड बॉय है। तो आप कह रहे नहीं छोड़ेंगे? और वो गोदी में रहेगा। यही तो जानना चाह रहे हैं। भारत के भूमिका, दोनों देशों की भारत की भूमिका के साथ मत जोड़कर देखिए। भारत के अमेरिका के साथ रिश्तों में पाकिस्तान नहीं है, भारत के चाइना के साथ रिश्तों में भी पाकिस्तान नहीं है। समझे सर, इस बात को आप समझिए। देखिए सर, यही वजह थी जब फोन सर जब फोन किया था सर, इसमें मैं जोड़ देता हूं, जब कनाडा से वापस आ रहे थे तब फोन पे जब बात हुई थी तो बोला था कि आप मिलने आओ, लेकिन भारत को तो पहले से पता था कि मुनीर को वहां बुला लिया, इसलिए तो बोल रहे हैं कि नहीं गए मिलने के लिए। हाँ, लेकिन वो भारत अमेरिका के, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को दोनों देश नहीं छोड़ने वाले। मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि वो पाकिस्तान को, आप मानते हैं भारत के साथ रिश्तों को, चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को छोड़ने का कहीं कोई संभावना नहीं। आपका ग्रे एरिया यही है पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान वहां पर रहेगा ही, लेकिन पाकिस्तान को रहने के बावजूद भारत चाइना के साथ अभी बात कर रहा है ना। बिल्कुल कर रहा है। और अमेरिका के साथ इतने लंबे समय से अमेरिका से झगड़ा हमारा पाकिस्तान को लेकर नहीं हुआ सर। नहीं, और चाइना से भी झगड़ा हमारा पाकिस्तान को लेकर मनमुटाव हो जाता है, वो अलग है। उसको तो आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि अच्छा पाकिस्तान क्या करेगा। वो तो झगड़ा हो गया तब पाकिस्तान को भाव मिला। पाकिस्तान को अमेरिका F-16 दे रहा था, तब हमारे अमेरिका संबंध बहुत अच्छे, तब भी संबंध। और चाइना, राजीव गांधी से लेकर के नरसिम्हा राव, अटल जी, मनमोहन सिंह और मोदी जी तक चीन से बहुत संबंध रहे, और चीन के पाकिस्तान संबंध कभी कुल मिलाकर जो ग्रे एरिया की जो यहाँ चर्चा हो रही थी, वो ग्रे एरिया खुल गया। ऑपरेशन सिंदूर में जो जेट्स गिराए गए हैं, वो कहां से आए थे? कुल मिलाकर सर ये हो गया कि जो जिस ग्रे एरिया का जिक्र हो रहा था भारत चीन के रिश्तों को लेकर या दूसरे रिश्तों को लेकर, उसमें पाकिस्तान एक ऐसा ग्रे एरिया है जिसको जो रहेगा और उसको साइड में रख के चलिए और अपने हिसाब से अपने हित के लिए आगे बढ़िए। एक और बड़ी खबर ले लेते हैं, क्योंकि जो अखबारों में छपा है उस पर ध्यान देना भी जरूरी है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स में मोदी और ट्रंप के बीच रिश्तों में आए खटास को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। अखबार का कहना है कि 17 जून को जब दोनों नेताओं के बीच
फोन पर बात हुई थी तो ट्रंप ने मोदी से कहा था कि जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान मेरा नाम नोबेल पुरस्कार के लिए कह रहा है, आगे बढ़ा रहा है। और ट्रंप ने सीधे तौर पर तो नहीं कहा था, लेकिन वो चाहते थे कि मोदी भी उनके नाम की सिफारिश करें, लेकिन उनके नाम की सिफारिश करना या सहमति जताना तो दूर, प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया था कि सीज फायर में अमेरिका का कोई रोल ही नहीं है। अखबार के मुताबिक इसी बात पर दोनों के रिश्तों पर तनातनी आ गई। समीर सर, अब वो तो चाहते थे कि भाई हमें श्रेय दे दो, प्रधानमंत्री ने बोला कि हम आपको श्रेय क्यों दे दें। सर मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल कहानी कुर्सी का देखा था 1 बजे, तो कल 1 बजे इसका मैंने जिक्र किया था। मैंने कहा जो 25% आपको सुना था और कोर्ट नहीं किया, देखने से थोड़ी होगा। विनोद जी ने थोड़ी बोला, इस बात का जिक्र किया था कि समीर जी को सुना उससे लगा दिया है, गंभीरता से लिया कि नोबेल के नॉमिनेट किया। अगर आज नोबेल के नॉमिनेट कर दे भारत तो वो तुरंत 25% हटा लेंगे। वो नाराजगी के कारण नॉमिनेट किया गया है, 25% का जो टैरिफ लगाया गया। देखिए ये कारण एक बड़ा कारण है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने नॉमिनेट कर दिया था ट्रंप को, इजराइल ने नॉमिनेट कर दिया ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए, तो पाकिस्तान अमेरिका को लग रहा था ट्रंप साहब को कि नहीं भाई मैंने दोनों के बीच में जो जिस तरह का वो भ्रम फैला रहे थे कि दोनों के बीच युद्ध मैंने रुकवाया, तो अब भारत भी मेरे नाम को कर दे तो मेरी दावेदारी बढ़ जाएगी। अगर भारत प्रधानमंत्री मोदी अगर ट्रंप का नाम आगे बढ़ा देंगे नोबेल के लिए, तो फिर नॉर्वे के ऊपर एक दबाव रहेगा कि भाई मोदी जैसा व्यक्ति अगर ट्रंप की सिफारिश कर रहा है तो ट्रंप को तो का हक बनता होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने भाई इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया, प्रधानमंत्री को लगा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप का अपना जो व्यक्तिगत अहंकार है, जो व्यक्तिगत हित है, उन्होंने अपने देश के ऊपर अपने व्यक्तिगत हित को रखा और सिर्फ कि मुझे नोबेल मिल जाए इसके लिए मैं तमाम तरह के सैंक्शन लगा दूंगा, तमाम तरह के टैरिफ लगा दूंगा। तो मुझे लग रहा है कि अब अमेरिका की जनता भी देख रही हुई कि वो देश हित के ज्यादा अपने आप को एक नोबेल पीस प्राइज मिले, इसके लिए वो किस हद तक जा रहे हैं, दूसरे देशों के साथ किस तरह का टैरिफ लगा रहे हैं और खुद अपने देश के लिए कितनी बड़ी समस्या बनकर उभर रहे हैं। ठीक है, 3.5 साल बाद ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, अगली बार ट्रंप लौट कर आएंगे नहीं क्योंकि दूसरा कार्यकाल है, लेकिन आने वाले समय अमेरिका को ट्रंप के जो फैसले से उभरने में एक बहुत लंबा समय लगेगा। और यह तय है कि जो गड्ढा दूसरे देशों के लिए खोदने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं, अमेरिका उसके अंदर गिरने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं एक चीज बस इसमें जोड़ना चाहता हूं, बस बहुत संक्षेप में, कि जो नोबेल वाली बात है ना, वो सिर्फ प्रस्तावना देने की बात नहीं है अमित जी। जैसे ही भारत नोबेल के लिए करेगा, ये स्वीकार हो जाएगा ना कि आपने सीज फायर कराया, बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा पेच है। भारत जैसे ही उनके नाम की सिफारिश नोबेल के लिए करेगा, मतलब जो 40-42 बार ट्रंप साहब ने कहा है, उसकी पुष्टि हो जाएगी। तो ये तो बड़ी, इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन थोड़ी है जो अखबार ने किया है, और ये तो बड़ी छोटी सी बात है कि ये जो पेचीदगी है। और समीर जी की बात देखिए, ये डिप्लोमेसी, ये जो डिप्लोमेसी है, को कह रहा हूं समीर जी को, सर ये कूटनीति जो है, इस कूटनीति को भारत बहुत अच्छी तरह समझता है। और यही वजह है कि इतनी बार जो खबरें निकल कर रही है, कभी जर्मनी से कभी अमेरिका से, कि कई बार फोन नहीं उठाया, क्योंकि यही बात है, क्योंकि पता नहीं ट्रंप साहब इस फोन की बातचीत को किस तरह से दुनिया के सामने पेश कर दें और उसके बाद भारत की हालत खराब हो जाए, भारत की थू-थू हो जाए पूरी दुनिया में। यही वजह है कि भारत उस फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहा है। आप फोन करते रहिए, घंटी बजती रहेगी, उठेगा नहीं।